अब जितने भी अन्य अतिथि आए हैं सबको जोरदार तालियों से भैया एक बार स्वागत। नितिन भैया आपको मंच पे स्वागत। तो भैया बुंदेली समागम में पुनः आपकी उपस्थिति पिछले साल की तरह, तो साल भर में का नव देख रही बार आप। सबसे पहले तो सचिन भैया आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि लगातार आप अपनी बुंदेलखंड और बुंदेली को निरंतर ऊंचाइयों पे पहुंचा रहे हो। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सब की तरफ से। और साथ साथ यहाँ उपस्थित सभी हमारे जो बुंदेली परिवार के साथी हैं, केशु राजा बैठे हैं, हमारे मलखान सिंह जी हमारे पिताजी के साथी रहे, उनको भी प्रणाम करता हूं और आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। निश्चित रूप से एक वर्ष पहले अपन बैठे थे और एक वर्ष पहले जो आपके प्रयास निरंतर रहे कि कैसे अपनी बुंदेलखंड की आवाज को बुंदेलखंड से निकल के प्रदेश, प्रदेश से निकल के देश और देश से आगे लेके जाना है, इसके लिए आपके प्रयास सराहनीय हैं। और एक वर्ष पहले तमाम, चूंकि मैं तो पहले व्यवसाय से जुड़ा रहा और अब राजनीति में हूं और अपने पृथ्वीपुर विधानसभा की जनता के आशीर्वाद से विधायक बनकर आया हूं। इस एक वर्ष में जब पिछली बार बैठे थे तो राजनीतिक की बात करें अपन, तो उस वक्त जो स्थिति थी, लोकसभा के चुनाव भय थे और कांग्रेस पार्टी जिससे मैं आता हूं, तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति उस वक्त कही जा रही थी कि कैसे आगे विपक्ष की भूमिका, नए अध्यक्ष, नई कार्यकारिणी कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे काम करेंगे। लेकिन जैसे अभी अपन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अभी बैठे थे, हम सबको इस बात की बहुत खुशी है और हम सब इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हैं कि आज जौन तरीका से कांग्रेस पार्टी संगठित होकर मध्य प्रदेश में काम कर रही है, सभी लोगों को साथ लेकर काम कर रही है। जो बात कई लोगों को आज अजीब लगत हुई है कि 2028 में जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि वापसी करेंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के सभी नौजवान, सभी हमारे वरिष्ठ जन और पूरे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आने वाले 2028 में हम सब इसके लिए कल्पना कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में वापसी हो। और जो बातें जो तमाम अभी लोग पूछ रहे थे माननीय अध्यक्ष जी से, जो बातें हैं उसका जवाब भी हम लोग जब सरकार में आए तो उसको उसी तरह से दे सकें कि क्यों 15 महीने की सरकार गिरी थी और कैसे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी। और लगातार हम सब लोग जिस मेहनत, जिस दिशा में काम कर रहे हैं, उसका नतीजा सही तौर पे जब डिलीवर अगर जनता में कर पाएंगे तो वो जब सरकार आएगी तभी कर पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस एक वर्ष में कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ताओं में, हम जैसे नौजवान साथियों में ऊर्जा का संचार हुआ है और आने वाले समय में ये निरंतर बढ़ेगा और सरकार बनाने की दिशा में काम करेगा। सवाल जवाब को सिलसिला भी शुरू करें। एक सवाल बस हमारा जो है, कई बार बहुत सारे विधायकन को कांग्रेस पार्टी ने जिलाध्यक्ष बना दो तो क्यों दुखी हैं, क्यों सुखी हैं। आप नहीं बन पाए सो आप सुखी हो कि दुखी हो? देखो, आप नई कार्यकारिणी बनी, नए जिलाध्यक्ष बने, निश्चित रूप से सबका उद्देश्य है, सबका संकल्प है कि सबको साथ लेके पार्टी के एक स्तंभ और पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में काम करना। मुझे यह अवसर नहीं मिला तो हम दुखी बिल्कुल नहीं है। कैसे हमारी क्षेत्र की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया उनकी सेवा के लाने, तो हम उनकी सेवा कर रहे हैं और जो पार्टी ड्यूटी दे उस ड्यूटी को भी निर्वहन करें। और जो जिला अध्यक्ष हमारे यहाँ बने हैं, निश्चित रूप से हम सबका विश्वास है कि केवल हमारे यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश में जो नए जिलाध्यक्ष बने हैं, इस बार जो तमाम लोग बात करते थे कि भाई कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष की तो कोनो वैल्यू नहीं है, जिलाध्यक्ष तो ऐसे ही बन के आ जात, तो इस बार पार्टी ने संगठन सृजन कार्यक्रम किया। उसके तहत सारे जिलाध्यक्ष सबके विचार विमर्श के बाद निकल कर आए। मुझे पूरा विश्वास है कि जिनको भी ये जिम्मेदारियां मिली हैं, इस बार वो सब पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। साथ ही आपके मंच के माध्यम से एक चीज जरूर हमारे मन में आउट कि कई बार ये बात आती है
कि भाई कांग्रेस पार्टी में तो परंपरागत जो नेता चले आ रहे हैं उनके मॉडर्न को मौका मिल जाता, और कि कांग्रेस नहीं और भी पार्टियों की भी बात आती होगी, कांग्रेस की अभी किसी ने ये बात उठाई थी। तो मेरा कहना है कि जब डॉक्टर का बेटा की इच्छा होती है, पढ़ाई करता है, डॉक्टर बनता है, जब इंजीनियर का बेटा पढ़ाई करता है और अधिकतर इंजीनियर निकलत, तो जब अगर नेता को बेटा नेता बन जाए तो उसमें खामी का है। जब नेता का बेटा अगर नेता बनता है, फिर अगर वो योग्य नहीं हो, उसकी कोई योग्यता नहीं हो, यदि वो क्षेत्र में काम नहीं करे या यदि वो अपनी पार्टी के लिए काम नहीं करे, तो फिर ये सवाल बनता है। और अगर वो निष्ठावान होकर अपनी पार्टी के लिए काम करता है, अपने विधायक होकर अपने क्षेत्र के लिए काम करता है, या अपने पार्टी की जो जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाता है, तो इस पे हर्ज क्या है? सबको काम करने का अधिकार है। मेरा मानना है कि आज जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जो अभी हमारे अध्यक्ष जी भी कह रहे थे, कि चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे भारत देश में सभी राज्य हैं, हर जगह, और खासतौर पे मैं मध्य प्रदेश का हूं, बुंदेलखंड का हूं, भी बुंदेलखंड की बात हो रही थी कि जातिगत आधार पे कई लोग बात करते हैं। मेरा कहना है कि कांग्रेस पार्टी की भी आइडियोलॉजी यही थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सबको साथ लेकर चलते थे। आज जरूरत है कि योग्यता के आधार पे काम हो। आज जरूरत है कि जाति के आधार पे बात ना की जाए, जाति के आधार पे पद ना दिए जाएं। अगर पद दिए जाएं और बात की जाए तो योग्यता के आधार पे दी जाए। और उसके साथ साथ मैं क्षत्रिय समाज से आता हूं, कई बार ये भी आरोप लग जाते हैं कि साहब वो तो सामंतवादी है। कई लोग इसके बेचारे सीधे साधे हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन तो भी आरोप लग रहा है कि वे तो सामंतवादी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा विचार है कि हमने जब जन्म लिया है मनुष्य जीव का, तो भगवान ने कोई जाति से थोड़ी पैदा किया। जब पैदा हुए हैं तो हम सब काम करने के लिए, अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए हुए। तो जिस जाति में भी हम पैदा हुए हैं उस जाति का सम्मान हो, और सर्व जाति का सम्मान हो, और योग्यता के आधार पर निराकरण हो कि कौन योग्य है उसको आगे बढ़ना चाहिए, कौन अयोग्य है उसको नहीं बढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ बुंदेलखंड जहां से मैं आता हूं, लगातार एक बहुत बड़ी समस्या बुंदेलखंड की है, जो अभी हमारे किसी भाई ने उठाई भी थी, कि यहां बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। और मजबूरी में लोगों को गांव गांव से निकल के पलायन करके कोई दिल्ली जाता है, कोई गुड़गांव जाता है, कोई बंबई जाता है, कोई गुजरात जाता है, क्योंकि उसको काम, उसको रोजगार बुंदेलखंड में नहीं मिलते हैं। और मैं निरंतर इस बात को कहता हूं, और मेरे स्वर्गीय पिताजी भी इस बात को कहते थे, कि अगर हमें रोजगार के अवसर पैदा करने हैं तो सबसे बड़ा अगर कोई इंडस्ट्री है वो हमारे बुंदेलखंड में टूरिज्म इंडस्ट्री है, पर्यटन की इंडस्ट्री है। मैं रामराजा सरकार के जो मंदिर है और रामराजा सरकार की नगरी, वहां से ही आता हूं। और ओरछा, मुझे इस बात की खुशी है कि आज पर्यटन के रूप में विकसित है, धार्मिक नगरी के रूप से विकसित है। लेकिन उसके साथ साथ जोड़कर तमाम जो प्रतिभाएं हैं, छतरपुर खजुराहो है, पन्ना है, छतरपुर के आगे जटाशंकर धाम है, टीकमगढ़ में कुंडेश्वर का मंदिर है, मेरे स्वयं जिले में गढ़कुंडार का किला है, मड़खेरा का सूर्य मंदिर है, मोहनगढ़ का किला है, नदनवारा का खूबसूरत तालाब है। इन सब को जोड़ के मडोर की सिद्धबाड़ बाबा का मंदिर है, ये सब जोड़ के टूरिज्म के सर्किट बनाए जाएं, जिससे हमारे जो नौजवान जो पढ़ लिख कर भटकते हैं और बेरोजगारी में कहीं बाहर शहरों में भागते हैं, उनको रोजगार की व्यवस्थाएं हो। मुझे खुशी है कि सरकार कुछ ध्यान इस दिशा में दे रही है, लेकिन अभी और ध्यान देने की आवश्यकता है। और आपके मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि इस दिशा में सरकार को ज्यादा गंभीर होकर ध्यान देना चाहिए कि टूरिज्म की असीम संभावनाएं, हमारे यहाँ बहुत सारे हेरिटेज है, हमारे यहाँ बहुत सारे धार्मिक नगरियां हैं, हमारे जिले में, हमारे पूरे बुंदेलखंड जो ऐतिहासिक धरोहरों से भरा हुआ है। तो इस दिशा में ध्यान देंगे तो इससे हम निश्चित रूप से जो बेरोजगारी की समस्या जो हमारे प्रदेश की और हमारे बुंदेलखंड की है, इससे हम निजात पाएंगे और हमारे नौजवान को भी आगे बढ़ने का एक अवसर मिलेगा। और साथ ही साथ आज गांव गांव में जो हमारे ग्रामीण लोग भी हैं, शहर में तो खैर हो ही गए हैं, वो सब इस बात के लिए चिंतित हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे शिक्षित हों। और इस बात की खुशी भी होती है कि जब गांव गांव में भी मैं जाता हूं तो बच्चे अपने जो ग्रामीण जन हैं वो अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए चिंतित हैं और वो उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये एक भावना लोगों में आई है जिसका हम सब स्वागत करते हैं। और यही कामना करता हूं कि बुंदेलखंड के हमारे ग्रामीण से ग्रामीण जो अंचल है उसमें भी लोगों में रोजगार की दिशा में आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो वहां के लोग हैं वो अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करें, ये बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ तमाम खेल हैं, खेल के माध्यम से भी वो आगे बढ़ें। कई बार खुशी होती है कि बुंदेलखंड के हमारे कुछ खिलाड़ी आगे निकलते हैं,
इसका भी हम स्वागत करते हैं और इस दिशा में आगे हमारा बुंदेलखंड जितना बढ़े, आप मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब लोग जनता की सेवा करके प्रयास करते हैं कि बुंदेलखंड का नाम रोशन हो। यही हम सबकी कल्पना है और यही हम सब चाहते हैं कि हमारा बुंदेलखंड निरंतर ऊंचाइयों पर पहुंचे। बहुत धन्यवाद। और कुछ सवाल अगर कोई नीटू भैया से पूछो चाहे, हाँ तब खड़े करके। सर, शिक्षा के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं बुंदेलखंड में हम लोग, जिससे जो गांव के बच्चे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, या जो लड़कियां हैं जो बाहर नहीं निकल पाते, उनके लिए वहीं सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, इसके लिए हम और क्या कर सकते हैं आपके विचार से? देखिए, जैसे आपका बहुत अच्छा सवाल है और निश्चित रूप से बुंदेलखंड, जिसको कई बार ये कहा जाता है कि बहुत पिछड़ा है, और इसको हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम अन्य रीजन के मुकाबले काफी पिछड़े भी रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आज एक लोगों में परिवर्तन आ रहा है। ग्रामीण में पहले भी जब मेरे पिताजी जब चुनाव लड़ते थे, मैं कई बार चुनाव में उधर जाता था, तो वो जागरूकता नहीं थी। आज लोगों में जागरूकता आ रही है कि उनको अपने बच्चों को शिक्षित करना है। निश्चित रूप से इस दिशा में कई और कॉलेजेस आने की आवश्यकता है और साथ ही साथ स्कूल्स, तो अभी नए जो सरकार भी काम कर रही है, नए स्कूल्स आ रहे हैं। जो छोटे छोटे गांव में जो बच्चे हैं, वो बगल में उनके माँ बाप, बगल में आसपास जो कस्बे हैं जिनमें स्कूल में, उसमें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं और इस आपके मंच के माध्यम से अपने बुंदेलखंड में, अपने जिले में सबसे कहना चाहता हूं कि ग्रामीण जन में जो लोग भी ग्रामीण जन है, आज बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। हम चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सबको शिक्षित करें, सबको आगे बढ़ाएं। और जितना नाम रोशन आज हमारे बेटे कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा बेटियां भी कर रही हैं। इसलिए इस भावना को दूर कर दें, इस अंतर को दूर कर दें। सब एक समान है, सबको आगे बढ़ाएं, सबको शिक्षित करें। सरकार के स्तर पे निश्चित रूप से सरकार को जो छोटे छोटे कस्बे हैं, यहां और स्कूल्स की आवश्यकता है। उसके अलावा जो हमारे बुंदेलखंड के शहर हैं, वहां कई और कॉलेजेस आए, इसकी आवश्यकता है। और निश्चित रूप से सरकार इस दिशा में काम करेगी भी। विपक्ष के तौर पे हम सब भी निरंतर इस मांग को करेंगे, क्योंकि मैं निवाड़ी जिले से आता हूं और मेरी विधानसभा आदि निवाड़ी जिले में आती है, आदि टीकमगढ़ जिले में आती है। तो मैं भी इस बात की मांग निरंतर करता हूं, आगे करता रहूंगा कि हमारे निवाड़ी और हमारे टीकमगढ़ जिले का भी उद्धार होना चाहिए, यहां भी विकास होना चाहिए, यहां भी और कॉलेजेस भी आने चाहिए, जिससे लोगों को कहीं ग्वालियर, कहीं दिल्ली, कहीं झांसी ना भागना पड़े। उनको वो पढ़ाई करने के लिए सुविधा निवाड़ी और टीकमगढ़ में मिले, जिससे उनको आगे जाके उनके माँ बाप को भी उतना खर्च ना करना पड़े। निश्चित रूप से बहुत अच्छा सवाल है और इस दिशा में विपक्ष के रूप में हम इसकी आवाज निरंतर उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नितिन सिंह राठौर जी, विधायक पृथ्वी पर जोरदार तालियों से भैया आपको अभिनंदन। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।